क्या लाल किताब सिर्फ एक भ्रम है या इसके पीछे सच्चा ज्ञान छिपा है? लाल किताब के गहन अध्येता CIL गुरु श्री दीपक गुप्ता जी। लाल किताब लोगों को गुमराह करती है। जी, बात बिल्कुल सही है। लाल किताब मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे जल्दी सक्सेस होना है, लाल किताब उसमें मदद है। क्या जो दो लोग एक ही समय पे पैदा होते हैं उनकी किस्मत एक जैसी होती है? एक ही समय पर पैदा हुए दो लोगों की किस्मत अलग अलग है। अगर कोई सेलिब्रिटी है जिसकी कुंडली में मंगल पहले घर में है और वो बहुत कामयाब हुआ, ऐसा कौन सा शख्स है? उस शख्स का नाम है सर अभी आपने जिक्र किया श्री नरेंद्र मोदी जी का कि ऐसा क्या है उनकी कुंडली में? तो मंगल एक वाला व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है, मगर लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि भैया पूरे वर्ल्ड में ज्योतिष का जो स्तर है वो आपको क्या लगता है किसने नीचे गिराया है, ग्रहों ने या लोगों ने? ज्योतिष के स्तर को लोगों ने नीचे किया। ग्रहों का भी अपना प्रभाव है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। जो लोग अगर ज्योतिष के स्तर को नीचे गिरा रहे हैं तो उनका खुद का कोई ना कोई ग्रह तो ही रहा हो। हमारे इस मंच पे आपके साथ लाल किताब के विषय में डिबेट करना चाहता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी MVP डिवाइन प्रोडक्शन स्टूडियो से। स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे क्या लाल किताब सिर्फ एक भ्रम है या इसके पीछे सच्चा ज्ञान छिपा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाल किताब के उपाय काम नहीं करते, कोई कहता है ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, तो कोई इसे जीवन बदलने वाला ग्रंथ मानता है। आखिर सच है क्या? इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं लाल किताब के गहन अध्येता CIL गुरु श्री दीपक गुप्ता जी। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। दीपक जी, आज सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाल किताब लोगों को गुमराह करती है, तो क्या ये सही है? जी, बात बिल्कुल सही है। लाल किताब वाकई ही लोगों को गुमराह करती है। लोग जब गलत रास्ते पर जाते हैं तो लाल किताब उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। जब लोग अपने घर के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तब लाल किताब उनको घर के रिश्ते बनाने की तरफ इशारा करती है। एक मजदूर को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में लाल किताब मदद करती है। प्रकृति से लड़कर उस व्यक्ति की ज़िंदगी में बाहर लाने में लाल किताब मदद करती है। जो भी ये कहता है कि लाल किताब गुमराह करती है तो मेरी नज़र में वो बिल्कुल सही कह रहा है कि लाल किताब वाकई गुमराह करती है, मगर गलत रास्ते से उसको सही रास्ते पर लाने के लिए लाल किताब गुमराह करती है। अगर झूठ बोलने से घर में शांति आती है तो वो झूठ सच से ज़्यादा बेहतर है। अगर कड़वी दवा खाने से शरीर की व्याधि बीमारियां दूर होती है तो वो दवा कड़वी ज़्यादा बेहतर है। लाल किताब उसूलों पे चलने के लिए प्रेरित करती है, आदमी को सही गाइडेंस बताती है। समय से पहले अगर हम किसी भी चीज़ को समझ लें तो वही लाल किताब करती है। तो फिर मैं एक बात कहूँगा, लाल किताब वाकई में लोगों को गुमराह करती है, लेकिन अच्छे तरीके से। ये डिपेंड करता है सामने वाले की सोच पे जी। मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे जल्दी सक्सेस होना है, मुझे जल्दी अपने को एक प्लेटफॉर्म पर लेके जाना है, तो मुझे लाल किताब उसमें मदद करती है। मैं आलसी हूँ, जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। यहाँ लाल किताब उसको गुमराह करती है कि भैया, लाल किताब में ना सबसे पहली एक लाइन लिखी है, मनुष्य बंधा खुद लेख से अपनी, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, अक्ल किस्मत ना झगड़ा हो। हर मनुष्य की अपनी किस्मत फिक्स है, डेस्टिनी फिक्स है। किसी ने डॉक्टर बनना है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। किस्मत में लिखा है कि डॉक्टर बनना है, मगर लेकिन कर्म ही नहीं कर रहे, तो लाल किताब उसको गुमराह कर रही है कि भैया तू कर्म कर, तभी वो डॉक्टर बनेगा। तो लाल किताब यहाँ गुमराह करती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि लाल किताब के उपाय जो हैं, जो हम बहुत सुनते हैं उपाय, वो काम ही नहीं करते। ये क्या आप इसको सच मानते हैं? ये 100 में से 100% बात सच है कि लाल किताब के उपाय काम नहीं करते।
दवाइयाँ तब तक काम नहीं करती जब तक आप दवाई के अकॉर्डिंग डाइट नहीं लोगे। किसी व्यक्ति को बीपी की शिकायत है, लेकिन उसके अंदर टेम्पर इतना है, वो दवाई खा रहा है मगर अपना टेम्पर ही छोड़ने को तैयार नहीं, तो बीपी की दवाई भी क्या करेगी। उपाय, जैसे कि मैं अपने सभी पॉडकास्ट में ये कहता हूँ कि उपाय जस्ट केवल आपको मेंटली रिलैक्सेशन दे सकते हैं, मगर उपाय तब काम करते हैं जब आप अपनी कुंडली के हर ग्रह जो जिस घर में बैठा है उस घर की अगर सारी सावधानी, उस घर की जितनी भी बातें खास हैं, अगर उसको समझ ले आदमी, तो शायद उसे उपाय की आवश्यकता ना पड़े। उपाय लाल किताब के सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं। सस्ते इसलिए हैं कि हम उसको करते नहीं हैं, महंगे इसलिए हैं क्योंकि महंगी दवाई पे हमें भरोसा ज़्यादा होता है। मैंने सपोज करो आपको बोला कि आप एक मुट्ठी चने की दाल कोशिश करो कि 43 दिन लगातार मंदिर में दो, और आपका मान लो कोई एक ऐसा काम है जो आपको लाखों रुपए दिला सकता है। अब मैंने आपसे कुछ लिया नहीं और आपका कोई मैंने खर्चा कराया नहीं, तो आपको ये लगेगा चने की दाल मंदिर में देने से ऐसा कौन सा काम मेरा हो जाएगा। बस यही लाल किताब के उपाय काम नहीं करते, क्योंकि आपने उस उपाय को करने से पहले संशय पैदा किया। और दूसरा ना, उपाय करने के बाद उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जैसे कि भाई मैं तो पिछले 2 साल से चने की दाल मंदिर में दे रहा हूँ। 2 साल से दे रहे हो, इसका मतलब आपको फायदा है, तभी आप 2 साल तक टिके, वरना आपने 2 दिन बाद क्यों नहीं बंद कर दिया। मतलब 2 साल तक वो आपको चाहे 1 पैसे का फायदा दे रहा हो, चाहे 1 लाख का फायदा दे रहा हो, दे रहा था, तभी आप 2 साल कंटिन्यू करते आए। तो जो भी आप उपाय करते हैं या जो भी आप प्रिकॉशन लेते हैं, आप उसका ना ढिंडोरा मत पीटो। एक एस्ट्रोलॉजर ने अगर किसी को बोला कि आपको ये काम करते रहना चाहिए, अब वही बंदा एस्ट्रोलॉजर को बार बार फ़ोन करके बोल रहा है कि गुरुजी मैंने ये उपाय कर लिया, गुरुजी मैंने ये उपाय कर लिया। आपने कर लिया, बात वहीं ख़त्म कर। क्योंकि किसी चीज़ को बार बार अगर हम खुरेदेंगे, जख्म को बार बार अगर हम खुरेदेंगे, तो जख्म नासूरी बनेगा, ठीक नहीं होगा। ये तो एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या जो 2 लोग एक ही समय पे पैदा होते हैं उनकी किस्मत एक जैसी होती है? क्योंकि लाल किताब कहती है कि ग्रहों का फल समय और भाव पे निर्भर करता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने एक ही समय पर पैदा हुए बहुत से लोगों को अलग अलग समय पर मरते हुए देखा है। एक सरकारी अस्पताल में एक दिन में 8 बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो 8 के 8 बच्चे, कोई तभी मर गया, कोई 2 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 70 साल की उम्र में। तो एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों को हमने अलग अलग समय पर मरते हुए देखा है, और अलग अलग समय पर पैदा हुए लोगों को हमने एक ही समय पर मरते देखा है। जैसे ट्रेन हादसा, उसमें एक 4 साल का बच्चा भी गया, 80 साल का बुजुर्ग भी गया, 22 साल की लड़की भी गई और 55 साल का आदमी भी गया, जो अलग अलग समय पे पैदा हुए, एक ही समय पर मरे। तो आपका जो प्रश्न है, एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों की किस्मत एक जैसी है। इसको ना इस तरह से समझते हैं कि एक ही समय पे 1 मिनट के अंतर पे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों की डेस्टिनी अलग है। एक सीए बन गया और एक मार्केटिंग में निकल गया। क्यों? जबकि उसी समय की अगर कुंडली बनाई जाएगी तो कुंडली सेम बनेगी, कुंडली में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मगर डेस्टिनी क्यों बदल गई। एक की वाइफ गोरी आई, एक की वाइफ सांवली आई, एक के 2 लड़की है, एक के 1 लड़का है, एक सीए बन गया, एक मार्केटिंग में चला गया, एक ने 2 मकान बना लिए, एक अभी किराए पर रह रहा है, एक बीमारी से ग्रसित है, एक कर्जे से। ग्रह अपनी जगह है, बस किसी ने उस ग्रह की बात मान ली, किसी ने उस ग्रह की बात नहीं मानी। तो ग्रह, लाल किताब में जो ग्रह और भाव के जो फल हैं वो फिक्स हैं। उसमें ना
पैटर्न है कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं और आपके अपने घर जाना है। उस घर जाने के 2 रास्ते हैं। आप सीधे हाथ से मुड़ेंगे तो आपके घर का रास्ता 3 मिनट का है। अगर आप पार्क के बीच में से क्रॉस करके जाएंगे तो आपका घर का रास्ता 1 मिनट का है। जो सीधे हाथ पे मुड़ के गया उसको 3 मिनट लग गए। जो पार्क में से क्रॉस करके गया वो 1 मिनट में पहुंच गया। पहुंचे दोनों, मगर दोनों ने अपनी दिशा निर्देश बदल ली। जो पार्क में होके गया, हो सकता है वो किसी फूल को तोड़ ले, हो सकता है कि वो पार्क में जा रहा है, अचानक कोई चींटियां जा रही थी, उसकी चींटी पैर के नीचे से दब गई। हो सकता है कि उसको कोई पेड़ की डाली उसके सर से लगे, उसने वो डाली तोड़ दी, उसने अपना कर्म कर दिया। और जो सीधा जा रहा था, जो रास्ता जिसने डाइवर्ट किया, वो चुपचाप सीधा चला गया। मतलब कि जो 1 मिनट में पहुंचा, उसने रास्ते में जो इवेंट किए, फूल तोड़ा, डाली तोड़ी, या कोई चीज़ थी उसको छेड़ दिया, तोड़ दिया, तो वो जो इवेंट उसने किया है उसके फल तो वो भुगतेगा। बस लाल किताब कहती है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उसका फल आपको अवश्य आपके सामने आएगा। इसलिए एक ही समय पर पैदा हुए 2 लोगों की किस्मत अलग अलग होती है। तो अब हम बात करेंगे एक सबसे खास ग्रह की, मंगल की। तो मंगल अगर किसी की कुंडली के पहले घर में है तो लाल किताब उसके लिए क्या कहती है? अगर कोई सेलिब्रिटी है जिसकी कुंडली में मंगल पहले घर में है और वो बहुत कामयाब हुआ, उसके बारे में हमें बताइए। देखो जी, मंगल लाल किताब में एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपके जोश को इंडिकेट करता है। आपके शरीर में जो रक्त है वह मंगल है। अगर आपके शरीर में खून का दौरा बढ़िया चल रहा है तो आपके अंदर जोश, ताकत, स्फूर्ति, एक्टिवनेस ये बरकरार रहेगी। अगर खून का दौरा आपका थोड़ा धीरे चल रहा है या उसमें कहीं कहीं क्लॉटिंग है तो आपको हार्ट की परेशानी भी आएगी। तो इसका मतलब है कि पूरी कुंडली को चलाने में मंगल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वो इसलिए है क्योंकि लाल किताब दोस्तों काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलती है, और काल पुरुष की कुंडली में जो पहला घर है ना, वो मंगल का घर है। तो कहते हैं कि राशि छोड़ नक्षत्र भुला, ना ही कोई पंचांग लिया, कुंडली के पहले घर को मेष मानकर कुंडली का भेद जान लिया। अब ज्योतिष में जो कुंडली है, कुंडली का जो पहला घर है वो है ही मंगल का। मतलब कि घर में घुसते ही सबसे पहले मंगल का घर पड़ता है। अगर मंगल का घर है तो मतलब मंगल का रोल है। तो इसीलिए पता नहीं आपने ये बात पूछी है, कहाँ से पूछी है, कि मंगल अगर पहले घर में है तो मैं अगर इसके बारे में वो डिस्क्राइब करूं तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को, मेरे मित्रों को, मेरे यूट्यूब फैमिली को, आपकी यूट्यूब फैमिली को, मेरे फेसबुक फैमिली को, इंस्टाग्राम फैमिली को यह पता होना चाहिए कि हमारे नॉन में, जानकारी में ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी कुंडली के पहले घर में मंगल बैठा है। आज छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को पता है, उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। और मेरे सबसे फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है, मैं पक्षधर तो नहीं हूं, फेवरेट इसलिए है कि मैं पता नहीं अपनी हर क्लास में, जब भी मेरी क्लास होती है, जब भी मंगल एक की बात आती है तो मैं मोदी साहब का पूरा चार्ट पढ़ाता हूं। मेरे और भी स्टूडेंट हैं जिनका मंगल एक में है। तो मंगल एक वाला व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है, मगर लेकिन बात यहां पे ये होती है कि भैया पूरे वर्ल्ड में बच्चे अगर पैदा होते तो करोड़ों लोग होंगे जिनका मंगल एक होगा। सारे के सारे मोदी साहब की तरह कामयाब नहीं है। तो ऐसा क्या है कि मंगल एक में है तो कामयाबी हमारे साथ चलती है। तो लाल किताब हर ग्रह के बड़े बारीकी से उसका विश्लेषण करती है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लास्ट हमारे जो पॉडकास्ट में दर्शकों के कुछ प्रश्न आए थे, उसमें से एक प्रश्न है कि लाल किताब में बुध की नाली क्या है? लाल किताब का ना एक सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब इतना बड़ा चैप्टर है बुध की नाली। मैं मैक्सिमम लोगों का यूट्यूब भी देखता हूँ और जब मैं पढ़ाता हूँ तो जो लोग
मेरे से क्लास लेते हैं तो वो भी कभी कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्होंने बुध की नाली के चैप्टर को बहुत जगह देखा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जिसने भी ये पूछा है बुध की नाली का क्या रहस्य है, तो पहले तो उस व्यक्ति को ईश्वरीय गॉड की तरफ से मैं कामना करता हूं कि वो लाल किताब में बहुत अच्छा एक्सपर्ट बने। बुध की नाली, बुध की नाली वर्षफल में अप्लाई होती है, क्योंकि लाल किताब में ना दो कॉन्सेप्ट है, एक है जन्म कुंडली और एक है वर्षफल। हर साल वो प्लैनेट अपनी अपनी पोजीशन बदलते हैं, तो बुध की नाली ना वर्षफल में अप्लाई होती है। लेकिन ये अप्लाई तब होगी, इसके लिए कुंडली में वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नंबर 1, बुध सूर्य और चंद्र के साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बुध सूर्य के साथ या चंद्र के साथ बैठा है तो फिर बुध की नाली वर्षफल में अप्लाई नहीं होगी। बुध मतलब बेटा, सूर्य मतलब पिता, चंद्र मतलब माता। बुध सूर्य और चंद्रमा के साथ जाएगा, बेटा अपने माता पिता के साथ जाएगा तो कभी भी शरारत नहीं करेगा मार्केट के अंदर। तो पहली कंडीशन है बुध सूर्य चंद्रमा के साथ नहीं होना चाहिए, तब बुध की नाली लगेगी। दूसरी कंडीशन है बुध शुक्र के साथ भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि बुध शुक्र के बिना पागल हो जाता है। अब ये बुध शुक्र के बिना पागल हो जाता है, ये बात बहुत गहराई से समझने की है। बुध लड़की है, लाल किताब में बुध को कन्या बोलते हैं और शुक्र को औरत बोलते हैं। हर लड़की की तमन्ना होती है कि उसकी शादी हो, 7 घोड़ों पे बैठ के एक राजकुमार उसको लेने आए, फिर वो मां बने। लेकिन उस लड़की की शादी घर वाले कब करते हैं? उस लड़की की शादी घर वाले तब करते हैं जब वो लड़की मां बनने वाले रूल में चली जाती है, मतलब उसको पीरियड्स आ जाते हैं, तभी उसके अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत आएगी, वरना उससे पहले नहीं आएगी। बुध शुक्र के बिना पागल, क्योंकि कन्या औरत बनना चाहती है, मां बनना चाहती है। वो बनेगी कब? जब उसको पीरियड्स आएंगे। अब लाल किताब में कुंडली के अंदर बुध शुक्र के साथ नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है बुध सूर्य चंद्रमा के साथ नहीं होना चाहिए। तो अब ये व्यक्ति की कुंडली में बुध की नाली का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो लगेगा वर्षफल में। अब आते हैं वर्षफल में। जब कुंडली में ही वो अलग अलग है तो लाजी बात है वर्षफल में भी वो अलग अलग जाएंगे। तो बुध और शुक्र के बीच में दूरियां होनी चाहिए। अब जैसे कि 12 घर हैं, मान लो किसी व्यक्ति का बुध तीसरे घर में आ गया वर्षफल में और शुक्र आ गया 10वें घर में। बुध शुक्र के बिना पागल है। अब ये बुध शुक्र से मिलना जाना चाहता है। अब ये समझ लो बुध एक लड़का है, शुक्र एक लड़की है। एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और लड़की के पिता उस लड़के को अपने घर में आने देना नहीं चाहते। वर्षफल आ गया, बुध 3 में आ गया, शुक्र 10 में आ गया। अब लड़का उस लड़की से मिलना चाहता है। अब शुक्र का सबसे प्यारा दोस्त है मंगल। अब बुध क्या करेगा, इस मंगल को कहेगा भाई यार कुछ ऐसा कर कि मुझे उसके घर ले चल, मैं तेरे घर गाड़ी लेके आ रहा हूं। बुध मंगल की मदद लेगा और बुध के घर से, जहां बुध वर्षफल में बैठा है और शुक्र जहां बैठा है, उस घर के बीच में जितने भी घर पड़ते हैं, अगर उन घर में शुक्र के जितने भी मित्र होंगे, शुक्र का मित्र केतु है, शुक्र का मित्र शनि है बस, और मंगल है, तो बुध तीसरे घर से मंगल की मदद लेके साथ में जितने भी मित्र बैठे हैं, चाहे शनि बैठा हो, चाहे केतु बैठा हो, बुध उनको लेके शुक्र के घर चला जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम फलित करेंगे तो यहां पर शुक्र 10 की तो प्रेडिक्शन करनी है, बुध 10 की भी प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि बुध शुक्र के पास गया। मंगल जहां बैठा था मंगल भी 10 की प्रेडिक्शन करेंगे। शनि मान लो बुध और शुक्र के बीच में कहीं बैठा है तो शनि 10 की भी प्रेडिक्शन करेंगे। तो बुध की नाली खास तौर से तब देखा जाता है, मान लो किसी व्यक्ति के घर में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या तो उसकी कुंडली में या वाइफ की कुंडली में बुध की नाली लग जाए वर्षफल में, तो उस साल उसके बेटा होगा। या
बुध की नाली के बीच में केतु आ जाए तो उस साल उसके घर में कोई भी, जिसके भी डिलीवरी हो रही है, चाहे उसकी बहन के हो रही है, चाहे उसकी भाभी की हो रही है, नर औलाद पैदा होगी। तो बुध की नाली एक तो प्रोडक्शन के काम आती है, दूसरा ये देखना होता है कि इस व्यक्ति के नर औलाद होने का समय आया नहीं आया। मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उसके बेटा नहीं है और वो शादी को 4-5 साल हो गए और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो हमारे पास आया। हमने उसकी जब कुंडली देखी, साथ में हमने उसका जब वर्षफल देखा, तो हमें लगा यार कि बुध की नाली इस समय लगी हुई है। तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई आप इस साल आप कोशिश करो, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो इस साल 100% आपके नर संतान पैदा होगी। पता लगा उसके तो हुई नहीं, उसके चाचा की होगी, चाचा के लड़के होगी। मतलब कि ये उसके परिवार में, अब परिवार तो बहुत बड़ा हो सकता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है, मगर परिवार में वहाँ तक मानता हूँ जहाँ तक आपकी पहुँच है, अप्रोच है, चाचा तक आपकी अप्रोच है, चाचा के बच्चों तक अप्रोच है, चाचा की साली के वो आपकी अप्रोच से बाहर है, आपका भाई हो गया, आपकी बहन हो गई। अब ये क्या कि भाई के साले के वो आपकी अप्रोच से बाहर है। मतलब आपके ब्लड रिलेशन में 3 जनरेशन के अंदर आपके उस साल अगर कोई प्रेग्नेंट है या डिलीवरी होनी है तो बुध की नाली अगर आपकी कुंडली में लगती है तो उस साल उसके घर में नर औलाद पैदा हो जाती है। ये है जी बुध की नाली। बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें लाल किताब के विषय में बताया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई विद्यार्थी है या कोई भी जिज्ञासु जो लाल किताब के बारे में जानना चाहता है, वो कैसे इसको सही तरीके से समझे? देखो जी, किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर आपकी शादी हो गई है तो जब तक आप अपनी वाइफ को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपनी वाइफ को अपने घर में सही तरीके से घुल मिला नहीं सकते हैं। आपको चाय बनानी है तो आपको सामने वाले के को कितना मीठा चाहिए उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मुझे लाल किताब सीखनी है या किसी को लाल किताब सीखनी है तो सबसे पहले तो आपको मोहब्बत होनी चाहिए लाल किताब से। शुभा और संशय मतलब शक नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए करके देख लेते हैं शायद कुछ बदल जाए, तो नहीं बदलेगा। ऐसा होता है कि मतलब प्यास लग रही है, हम ये नहीं कह सकते यार कि चल लस्सी पी लेते हैं। लस्सी अपनी जगह काम करती है, पानी अपनी जगह काम करती है। विश्वास होना चाहिए। जहाँ तक बात सीखने की होती है, बात समझने की होती है, तो सबसे पहले तो हमें हर ग्रह को जिस घर में बैठा है उसी घर की हर उस एक्टिविटी, हर उस प्रिकॉशन पर ध्यान देना है जो हमें लाल किताब कहने, करने और ना करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, हमारे लाइव कोर्स होते हैं, हमारी रिकॉर्डेड कोर्स भी होती है और हमारी कंसल्टेंसी भी होती है। व्यक्ति लाइव कोर्स में भी जा सकता है, रिकॉर्डेड कोर्स में भी जा सकता है और कंसल्टेंसी में भी जा सकता है। लाइव कोर्स कम से कम हमारा 65-70 दिन का कोर्स होता है, 2 घंटे का एवरीडे क्लास होती है। रिकॉर्डेड हम लाइव क्लास की ही देते हैं। हमने ऐसा नहीं कि हमने कोई रिकॉर्डेड शूट करके रखा हुआ है हम वो देंगे, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते हर 15 मिनट जब कोई भी टीचर पढ़ाना शुरू कर देता, 15 मिनट बीत जाते हैं तो फिर वो सब्जेक्ट पे नहीं जाता, फिर उसके अंदर से आवाज़ निकलती है। फिर जो बताएगा ना वो छुपाने की कोशिश करते हुए भी वो छुपा नहीं पाएगा, वो सारी बातें उगल देगा। तो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देते हैं तो आदमी इस तरह से हमारे साथ जुड़ के सीख भी सकता है और लाल किताब को समझ भी सकता है। बहुत अच्छे से सर, ज्योतिष का जो स्तर है वो आपको क्या लगता है कैसे नीचे गया है? मतलब किसने नीचे गिराया है, ग्रहों ने या लोगों ने? आज के समय को अगर हम देखें तो ज्योतिष के स्तर को लोगों ने नीचे गिराया है। ग्रहों का भी अपना प्रभाव है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। जो लोग अगर ज्योतिष के स्तर को नीचे गिरा रहे हैं तो उनका खुद का कोई ना कोई ग्रह तो हिल रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है आप सोफे पे बैठे हैं और सोफ़ा टूट जाए, तो सोफ़ा तभी टूटता है जब सोफे की कोई टांग हिल रही होती है और हमें पता नहीं होता है। लेकिन इतना तो पक्का है कि जो जिस भी सब्जेक्ट के स्तर को नीचे तक लेके जाता है तो सब्जेक्ट ने जब पलटी मारी
तो वो व्यक्ति बचता कहीं नहीं। एक बड़ी प्यारी लाइन है, शॉर्टकट में भी शॉर्ट लाइफ। वायरल होना ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए अच्छा कंटेंट मार्केट में फेंक दो। आज अगर आप अच्छा कर रहे हैं और अगर आप दुनिया से चले गए, यूट्यूब तो वहीं रहेगा, वीडियोस वहीं रहेंगी, जिन्होंने आपकी वीडियो सुनी है वो भी वहीं रहेंगे। हम कभी कभी ना किसी के मरने के बाद उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपने आज के राजनीति के सिनेरियो में सुना होगा, एवरी मोमेंट एवरी इवेंट क्रिएटेड बाय द नेहरू। पुल गिरा तो नेहरू, सरकार गिरी तो नेहरू, कुछ अच्छा हुआ तो नेहरू, कुछ बुरा हुआ तो नेहरू। मतलब कि मरने के बाद भी याद किया जा रहा है। तो आप कुछ ऐसा करो वायरल होने के लिए नहीं, ऐसा करो इसलिए कि कल को अगर कोई वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो देखता है और अगर वो आपके नंबर पे कॉल करे और आप नहीं है दुनिया में और आपके फैमिली वाले अगर फ़ोन उठाते हैं और वो व्यक्ति ये बोलता है कि जी मैंने वीडियो देखी थी, मुझे इनसे कंसल्टेंसी चाहिए, सो प्राउड कि आपकी फैमिली को कितना प्राउड होगा कि मेरा भाई चला गया या मेरा पति चला गया या मेरी बहन चली गई, आज भी लोग उसे दुनिया में ढूंढ रहे हैं। ये मोमेंट मैं अपने साथ शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जी लाल किताब के सेमिनार कराता था, अब तो नहीं कराता। जब मैंने दूसरा सेमिनार कराया, जिन्होंने उर्दू की किताब को हिंदी में कन्वर्ट किया, वो जिनसे मैंने पढ़ा, वो लगभग 200 से 250 आदमी है। मैंने उस इवेंट में अपने फादर को बुलाया। मेरे फादर की एक किराना शॉप थी, देन बाद में फैक्ट्री हुई, अब वो कुछ नहीं करते, रिटायर है। ये बात 3 साल पुरानी है। जब मेरे फादर को उन्होंने स्टेज पे बुलाया और जब जिन्होंने उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट किया या जिनसे मैं पढ़ा या मेरे से जो पढ़े, वो सब उस हॉल में हैं और मेरे फादर जब स्टेज पे हैं और जब उन्होंने मेरे फादर को शॉल उड़ाए या कोई मोमेंटो दिया, तो इमेजिन कि मेरे फादर की जो मैं आंखों में आंसू थे, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो आपने ना वो काम करना है कि दुनिया आपको याद करे, दुनिया आपकी बातों को क्रिटिसाइज करे। उसके लिए तो गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली हैं ना, हम तो इंसान आदमी हैं। और जिस विद्या के माध्यम से आप अपना घर चला रहे हैं वो आपके लिए पूजनीय होनी चाहिए। चाहे बेशक आप कुछ भी बेच रहे हैं, चाहे आप चोरी का माल बेच रहे हैं, तो मतलब धंधे में भी एक धर्म होना चाहिए। तो धर्म का मतलब होता है आप अपने काम को कितना पारदर्शी, कितना साफ सुथरा रखते हैं। तो ज्योतिष के स्तर को ज्योतिषियों ने गिराया है। किसी की नज़र में मैं हो सकता हूँ और मेरी नज़र में कोई और हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर, अभी आपने जिक्र किया श्री नरेंद्र मोदी जी का कि मंगल उनकी जो कुंडली में पहले घर पे है, तो हमारी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई और मुझे, हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है उनकी कुंडली में जो यहाँ तक वो कामयाबी पे पहुँचे। चलो जी, अगर बात कर रहे हैं तो मैं अपने सभी मित्रों को मंगल 1 के बारे में पूरा फलित कर देता हूँ, जिसमें शायद आप पूरा समझ जाएंगे कि मोदी साहब की कुंडली मंगल 1 को लेके क्या कहती है। तो पूरा तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लाल किताब ना कुछ सिद्धांतों पे चलती है, जैसे कि हर विषय के अपने एक टेक्निकल शब्द होते हैं। नंबर 1 होता है टक्कर, नंबर 2 आंखें, नंबर 3 पैर। एक व्यक्ति जब दुनिया में कामयाब आता है और जब कामयाब होने की राह पर चलता है, मतलब 20-22 साल की उम्र में, तो सबसे पहले तो उसकी आंखें मतलब उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। फिर होती है टांगे कि वो अपने विजन की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो देन वो सक्सेस हो जाएगा। अब लाल किताब में जब बात आंखों की आती है ना, तो कुंडली का 8वां घर होता है, और जब बात टांगों की आती है तो कुंडली का 11वां घर होता है। अब कुंडली के पहले घर में मंगल बैठा है, किसी का भी बैठ सकता है। मोदी साहब का बैठा है तो उसी समय 1 मिनट के बाद एक बच्चा और पैदा हुआ होगा, उसका भी होगा। मोदी साहब का अगर 8वां घर खाली है तो उस बच्चे का भी होगा। और मोदी साहब के अगर कुंडली के 11वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं तो उस बच्चे के भी बैठे होंगे। मतलब 2 लोग हमारे सामने आ गए
जिनका मंगल 1 में है और 8वां घर खाली है और 11वें घर में ग्रह बैठे। अगर मंगल पहले घर में है और 11वें घर में उसका शत्रु बैठ जाए, तो मोदी साहब की कुंडली में बुध बैठा है और केतु बैठा है, तो कहता है ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में बाहर आती है जो 11वें घर में या 8वें घर में जो ग्रह होगा, जो आखिरी ग्रह होता है, आखिरी ग्रह, उसकी उम्र निकलने के बाद। तो मोदी साहब की कुंडली में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है और केतु बैठा है। तो केतु की लाल किताब में आखिरी उम्र होती है 48। तो मतलब कि मंगल 1 वाले व्यक्ति की जिंदगी में बाहर तो आएगी 48 के बाद। दूसरा बच्चा जो है उसकी भी 48 के बाद आएगी। तीसरा जो उसी समय पैदा हुआ उसकी भी 48 के बाद आएगी। तो 100% है। अब लेकिन मंगल ना अपने घर में बैठा है। अब जब मंगल अपने घर में बैठा है तो लाजी बात है, 7वां घर खाली है। किसी के में ग्रह होगा, किसी के में खाली होगा। तो मोदी साहब का यहां पे 7वां घर खाली है। अब मंगल अपने घर में बैठा है और 7वां घर खाली है, तो मंगल की उम्र होती है 28 लाल किताब में। अब 7वां घर खाली है तो मंगल को आधा कर लो, मतलब कि 28 को आधा कर दो 14। यदि मंगल 1 वाला व्यक्ति 14 से 28 साल की उम्र में अपने माता या पिता में से किसी एक से अलग हो जाए, पढ़ाई के लिए छोड़ सकता है। कोई बच्चा हॉस्टल जा सकता है, किसी की माँ दुनिया में नहीं रह सकती, किसी का पिता दुनिया में नहीं रह सकता, कोई बच्चा जल्दी नौकरी लग गई तो वहाँ चला गया। तो 14 से 28 साल में अगर मंगल 1 वाला अपने माता पिता का साथ छोड़ दे तो इस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मंगल का खुद का घर है, तो कहता मंगल अगर खुद के घर में बैठा है तो भाई इसका भाई होना चाहिए। जितने ज्यादा भाई उतना ज्यादा कामयाब। अब कोई एक बच्चा पैदा हुआ मंगल 1 वाला, उसका भाई नहीं है। दूसरा बच्चा मंगल 1 वाला में कोई कुंडली मिली, उसका 1 भाई है। तीसरा बच्चा हमने देखा उसके 2 भाई हैं। चौथा बच्चा देखा उसके 4 भाई हैं। अब मोदी साहब के तो 5 भाई। ये जो लोग कहते हैं ना कि अजी हां ऐसा कैसे होता है कि पहले घर में मंगल आ गया तो ये व्यक्ति ये बनेगा ही बनेगा, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये कि हमें समझ ही नहीं रहे। जिस किसी का 1 भी भाई नहीं है, किसी का 1 भाई, किसी के 2 भाई, किसी के 3 भाई, अब मोदी साहब के 4-4 5-5 भाई। तो कामयाबी का स्तर बढ़ गया। अब कहता मंगल 1 अपने घर में बैठा है मगर कुंडली का 7वां घर खाली है। तो कहता है ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। 1 बाल्टी पानी भरकर लाना भी किसी जंग से कम नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में कामयाब तब होगा जब ये व्यक्ति अपने पिता या माता से दूर जाए, मगर कंडीशन है 14 से 28 साल की उम्र में दूर जाना है। चाहे जॉब के लिए जाओ, चाहे पढ़ाई के लिए जाओ, चाहे जैसे मर्जी आपको अलग होना है, वरना कुदरत अलग कर सकती है माता पिता में से किसी एक को। लेकिन मंगल अपने घर में होने के बाद एक क्वालिटी इस बंदे के अंदर बहुत अच्छी है, ये अपने साथ किया हुआ अच्छा व बुरा व्यवहार हमेशा याद रखता है। अगर मंगल 1 वाले ने किसी का साथ दिया तो मंगल 1 वाला उसको राज दे देगा, राज। और अगर किसी ने इसके साथ बदतमीजी करी या वर खिलाफी करी तो ये उसकी जिंदगी मिट्टी में मिला देगा। अब यहां पर ना एक बात समझने की है, अरुण जेटली जो कोई इलेक्शन जीता नहीं, वित्त मंत्री मरा, क्योंकि उन्होंने मंगल 1 वाले मोदी जी का पूरा साथ दिया। केजरीवाल जो इलेक्शन हारा नहीं, आज वो कहीं नहीं। केजरीवाल भिड़ा, उसका वजूद खत्म। तो मंगल 1 अगर आपका है या आपके घर में आपकी वाइफ का है या आपके किसी दोस्त का है तो उसके साथ आपने बुरा नहीं करना, क्योंकि ये मंगल 1 वाला अपने साथ किया हुआ अच्छा व बुरा व्यवहार याद रखता है और ब्याज समेत उस व्यक्ति को देता है। अच्छा करेगा तो उसे बहुत बढ़िया ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अगर उसकी मिट्टी उड़ाने पर आ गया तो उसे जिंदगी की धूल चटा देगा। मगर मंगल 1 में और स्पेशल सावधानी है, इसके बहन या बेटी होगी तो इसकी तरक्की 100%। अब यहां पर आदमी कहता है कि मोदी साहब की बहन तो है नहीं,
बेटी के रूप में उसके भाई की बेटी होनी चाहिए, तो उनकी भतीजी है। अब मंगल एक वाला मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उसकी जब तक बहन नहीं है तो तकलीफ में है, उसके भाई की बेटी नहीं है तो भी तकलीफ में है। लेकिन जिस दिन मंगल एक वाले के खुद के बेटी या इसकी भाई की बेटी होगी तो इसकी लाइफ फिर चल जाएगी। तो हर मंगल एक वाले का भाई होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, और हर एक मंगल वाले के भाई की बेटी होगी इसकी भी गारंटी नहीं है। अब ये बेटी कहां से आई, अब इसका जिक्र क्यों आ गया? क्योंकि मंगल एक के समय मंगल एक वाले ग्रह की टांगे है खाना नंबर 11। अब 11वें घर में जो ग्रह बैठ गया, लाल किताब में उस घर पर दृष्टि आती है कुंडली के तीसरे घर से, और तीसरा घर है बुध का। बेशक वहां पर बुध नहीं बैठा, मगर बुध का घर तो है। मान लो मेरा कहीं प्लॉट है और मैं वहां नहीं रहता, मगर अगर वहां पे जाके कोई पूछेगा भाई ये प्लॉट किसका है, तो अड़ोस पड़ोस वाले बताएंगे ये गुप्ता जी का प्लॉट है, मतलब कि वो बुध का घर तो है। तो मंगल एक वाले की जिंदगी में बाहर तब आएगी जब इसकी बहन या बेटी होगी। चलो जी, दूसरी बात, जिंदगी में बाहर तब आएगी जब इसकी बहन बेटी को पीरियड्स आएंगे, मतलब जब वो शुक्र बनने की तदार पे होगी, क्योंकि बुध मंगल के बिना शुक्र से मिल नहीं सकता। तो यहां भी तरक्की तभी मिलेगी जब मंगल एक वाले की बहन या बेटी को पीरियड्स आए, या मतलब उसकी शादी हो जाए। अब तीसरी बात आ जाती है, कहता मंगल एक के समय हमें यह देखना है कि मेरी कुंडली का शनि कहां बैठा है। क्यों? क्योंकि पूरी कुंडली को चलाने की ताकत शनि के पास है, और शनि अगर कुंडली में अच्छा बैठ गया तो इस व्यक्ति की जिंदगी बाहरों से बड़ी होगी। अब मोदी साहब का मंगल शनि बैठा हुआ है 10वें घर में, अपने खुद के घर में। अब जिनसे मैंने लाल किताब सीखी है उनका भी मंगल एक, उनका भी शनि 10। अब मोदी साहब का भी मंगल एक, मोदी साहब का भी शनि 10। उन दोनों में डिफरेंस कहीं नहीं है। उनके साथ जो जिस भाषा में बात करता है वो उसको उसी भाषा में जवाब देते हैं जिनसे मैंने सीखी है। अब मोदी साहब से भी जो जिस भाषा में बात करेगा ये व्यक्ति उसको उसी भाषा में जवाब देगा। मंगल एक वाले व्यक्ति को काम करना है शनि से रिलेटेड, प्रॉपर्टी का, बिल्डर का, पेट्रोल, केमिकल, राजनीति या शनि की चालाकी। तो मंगल एक वाला व्यक्ति जब तक चालाक नहीं है तब तक कामयाब नहीं है। कहता है 20% आपके पास ज्ञान हो तो 80% आपके पास जुमला होना चाहिए। मतलब कि आप दुनिया को घुमाने की अगर ताकत रखते हैं तो ही मंगल एक वाला कामयाब है। दूसरी बात, ये व्यक्ति अगर काला या सांवला होगा तब तो इसकी जिंदगी होगी बहारों से भरी, और अगर ये व्यक्ति गोरा हुआ तो इसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। अब मंगल एक वाले 50 आदमी हमारे सामने हैं, कोई 40 आदमी गोरे हैं, 10 आदमी काले हैं या सांवले हैं। जो 10 हैं वो किसी कंपनी के सीईओ हैं, किसी कंपनी का मार्केटिंग हेड है, कोई सांसद है, कोई बड़े लेवल पे है, कोई आरडब्ल्यू का सेक्रेटरी है। और जो 40 हैं वो हैं तो अच्छी पोस्ट पे, मगर उनकी लाइफ में वो बाहर नहीं है जो कि काले या सांवले। अब ये काला और सांवला कहाँ से आया? काला सांवला आया क्योंकि यहाँ पर शनि नीच का है, इसलिए इस व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी है एक तो शनि की होनी चाहिए, मतलब काला रंग हो, सांवला रंग हो। और मंगल एक 7वें घर को देखता है और 7वें घर में शनि उसका। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को जब तक ये काला या सांवला है तो इसकी ज़िंदगी में तरक्की है, और अगर गोरा हुआ तो तरक्की तो नहीं होगी मगर तब्दीली होगी, कुछ बदलाव अवश्य होगा। अब कहता है मंगल एक वाले व्यक्ति को 3 बातों से बड़ी सावधानी बरतनी है। नंबर 1, किसी से दुर्वचन में बात नहीं करनी, किसी को बद्दुआ नहीं देनी, किसी से भिड़ना नहीं है। और मंगल एक वाले की ना क्वालिटी है, ये 2 लोगों के झगड़ों में नहीं पड़ता। ये इसके पास अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, टीम पूरी होगी, मगर ये बीच में नहीं कूदेगा। 2 दल अगर लड़ रहे हैं तो ये बीच में जाके सुलह वाले काम नहीं करेगा, और करेगा तो मार खाएगा। तो मंगल एक वाले को सावधानी है कि किसी के पचड़े के बीच में ना पड़े। अच्छे व बुरे दोस्त इसके पास सारे होंगे। मंगल एक वाला व्यक्ति अपने साथ किया हुआ अच्छा व बुरा व्यवहार हमेशा याद रखता है। किसी ने अच्छा किया तो उसको ब्याज समेत उसको ऊंचे पद पे लेके जाएगा, जैसे कि जेटली साहब, और किसी ने अगर बुरा किया
तो उसको जमीन में मिला देगा, जैसे केजरीवाल। मगर मंगल एक के समय एक बात और समझनी है, अगर कुंडली के दूसरे या चौथे घर में, क्योंकि पहले घर के ग्रह दूसरे और चौथे घर के बिना चल नहीं सकता है, मंगल के मित्र बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए या बृहस्पति बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में सोने पे सुहागा वाली कहानी होगी। और मोदी साहब का बृहस्पति बैठा चौथे घर में। अब मंगल एक पढ़ते पढ़ते हम बृहस्पति पे आ गए। अब जब तक इस व्यक्ति पे डिग्री नहीं, डिग्री जैसी मर्जी हो, हमें यहां डिग्री से मतलब है, तब तक इस व्यक्ति की जिंदगी में बाहर नहीं। तो मंगल एक के समय बृहस्पति 2 या 4 में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास डिग्री होनी बहुत जरूरी है। और डिग्री भी कौन सी, जब ये किताब 1952 में लिखी गई है और मोदी जी का जन्म 1950 का है, मतलब कि जन्म के आसपास लिखी गई है। उस जमाने में बीए को डिग्री माना करते थे। लेकिन आज के सिनेरियो में बात करें, आज से 30 साल पहले के सिनेरियो में बात करें, तो मैं मास्टर डिग्री की बात करूं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब साथ में एक और बात कहता है कि जो काम आपने करना है, आपको डिग्री वही चाहिए। अब मोदी जी चाहते तो हिस्ट्री भी पढ़ सकते थे, करनी राजनीति थी, तो डिग्री कौन सी उनके पास, पॉलिटिकल साइंस की। तो जिस घर में ग्रह बैठा है, हमें उस घर के ग्रह की हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, हर इवेंट, हर प्रिकॉशन पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मंगल 1 में है जी आप लाल रंग का गुलाब रख लो, मंगल 9 में है जी लाल रंग का रुमाल रख लो, शनि 3 में है जी लोहे का कड़ा पहन लो। नहीं, ये जानकारी आपको यूट्यूब की रील पे मिल जाएगी। वही जो आपने बोला था कि ज्योतिष के स्तर को कौन गिरा रहा है, ज्योतिषी या ग्रह, तो ये उपाय आपको वहां मिलेंगे। लेकिन अगर पूरा डिटेल में चाह रहे, पूरा डिटेल, क्योंकि हर प्लैनेट की बात को मानना बहुत जरूरी है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बताऊं तो मेरे बेटे का राहु 11वें घर में, तो वहां पर एक बात लिखी है, जन्म जहां बच्चा लेता बाप वहां रहता नहीं। अब मेरा बेटा जिस मकान में पैदा हुआ, क्योंकि मैं तो उससे पहले से ही ज्योतिष कर रहा हूं, तो जैसे ही पैदा हुआ तो मैं थोड़ा इंतजार कर रहा था कि 6 साल किसी तरह से निकल जाए। तो 6 साल जैसे ही निकले, 5 साल जैसे ही निकले, मैंने उसी मकान को छोड़ के दूसरी जगह अपने लिए मकान ले लिया। किराए पे नहीं, अपने ही ले लिया। अब मेरा बेटा उस मकान में है जहां पे वो पैदा हुआ, और मैं उस मकान में हूं जहां पे मैंने मकान लिया। मैं बेटे से दूर हो गया। दूर का मतलब है कि आपके पास दूसरे फ्लैट की चाबी होनी चाहिए। आप कह सको घर पे मैं जा रहा हूं अपने फ्लैट पे। तो जन्म जहां बच्चा लेता बाप वहां रहता नहीं, तो वहां पे वो, जब मैं इतनी जानकारी होकर अपने 6 साल के बेटे को छोड़ सकता हूं, किसके लिए, उसके लिए। उसको नहीं रहना, मेरे को तो भी नहीं रहना, उसको भी नहीं रहना। वो जब 22 साल का 25 साल का हो, तो उसके मुंह से ये आवाज आनी चाहिए, जब लोग उससे पूछे कि और भाई पापा वगैरह ठीक थे, तब वो बोले कि मेरा बाप अलग रहता था। जिस दिन वो ये लाइन बोलेगा, कुंडली उस दिन चलेगी। कोई भी विषय, कोई भी, अब हम ITR भर रहे, तो उसमें भी ना एक सेक्शन है कि आपको ये इनकम सेक्शन 81 में दिखानी है, 82 में दिखानी है, 72 में दिखानी है। तो यही लाल किताब की भी उसूल है कि जो ग्रह चाहता है आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ग्रह ने आपको देने हैं 10 में से 10। नहीं तो वो 1-2 नंबर तो आपकी राइटिंग के मिल जाते हैं। हमें राइटिंग का नंबर नहीं चाहिए, राइटिंग के नंबर काट लो हमारे, हमें 8 नंबर दे दो, हमें चाहिए 8 नंबर। तो लाल किताब समझना बहुत आसान है, बशर्ते इसको पहली बार मोहब्बत से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, लाइसेंस ले लिया, जितनी बार क्रैक होगा उतनी बार लाइसेंस वाला डालेगा। अब उस सॉफ्टवेयर को आप खूब इस्तेमाल करो, यहाँ भी विंडो प्रेस करो, यहाँ भी करो, उसमें ये डाटा डालो, ये डाटा डिलीट करो। जब आप 10-12 बार उस सॉफ्टवेयर को छेड़छाड़ करोगे, और जब वो 10 बार क्रैक हो जाएगा, जब वो लाइसेंस वाला डालेगा बार बार, अब 11वीं बार क्रैक नहीं होगा। अब वो सॉफ्टवेयर आपके इशारों पे चलेगा। आपको पता है आंख मीच के कौन सा बटन दबाना है, कौन सा प्रेस करना है, कौन से चीज़ से मुझे क्या निकालना है, क्या से मुझे आउटपुट मिलेगा। क्योंकि ज़िंदगी में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जीभ और एक कान।
आंखें नहीं है, आप कोई गाना सुन लो, आप वो गाना बोल दो। सेम कंप्यूटर है। कंप्यूटर में दो चीज़ होती है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। जो फाइल आप डालोगे वही फाइल कंप्यूटर से बाहर निकलेगी। तो कान से सुनना है, मुंह से निकलना है। तो लाल किताब को जितना सुनने से आएगा ना, उतना देखने से नहीं आएगा। तो लाल किताब सीखने के लिए सबसे पहले अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। वक्ता तो हो ही जाओगे, क्योंकि जब श्रोता बनोगे, कान में जाएगा तो डिटेल फाइल तो आपकी ओपन मुंह से ही होनी है। तो ये है मंगल एक। सर, हमने लाल किताब के बारे में बहुत सुना, मतलब जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ज्योतिष उपाय बता रहे हैं या बहुत चीज़ें हैं, पर जिस तरीके से आपने लाल किताब के बारे में बताया वो हमने इतनी गहराई से नहीं सुना। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई ज्योतिष हमारे इस मंच पे आपके साथ लाल किताब के विषय में डिबेट करना चाहता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं ओपन चैलेंज करता हूँ जी। लेकिन उपाय की बात नहीं करेगा वो ये नहीं बोलेगा कि जी लाल कपड़े में छुआरे बांध के गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दो, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। मैंने गाड़ी खत्म होते हुए देखी है। वो ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब आप 7 नारियल 1 साबुत बादाम जलते पानी, वो बहते पानी में जल प्रवाह कर दो, सूर्य राहु का उपाय हो जाएगा। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। उपाय करने हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि वो उपाय गलत है, मगर हमें चाहिए प्रेडिक्शन। मैं उस व्यक्ति से डिबेट करने को तैयार हूं जो व्यक्ति प्रेडिक्शन करता हो। किताब में जो लिखा है, मुझे पर्सनल तजुर्बा नहीं चाहिए कि मैंने 50 कुंडली देखी थी जी और ये निकला था और मैंने ये उपाय कराया था। नहीं। जब हमने 3 इडियट फिल्म देखी है, जब आमिर खान और वो टीचर एक क्लासरूम के अंदर जब बात करते हैं, तो आमिर खान जब अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है तो टीचर कहता है एग्जाम में आएगा तो क्या यही लिखोगे, किताबी लैंग्वेज चाहिए। तब आमिर खान चला जाता है। तो भैया अगर लाल किताब पढ़ रहे हैं तो हमें किताबी लैंग्वेज चाहिए। जिस ग्रंथ को आप अगर पूछ रहे हैं, जिस ग्रंथ से 2 पैसे आपके घर आ रहे हैं, जिस ग्रंथ से आपका नाम हो रहा है, जिस ग्रंथ से आपकी परवरिश चल रही है, तो उसके अंदर लिखी भी, हाँ ठीक है, कुछ समय के हिसाब से अपग्रेडेशन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। उस जमाने में कहते थे कि 3 बेटों के बाद एक बेटी होगी या 3 लड़की के बाद एक बेटा होगा तो जिंदगी संवरेगी। तो उस लाइन को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं कि बेटी के बाद बेटा होगा, 3 नहीं होगा, अब 1 के बाद 1 होगा। कुछ चीजें चेंज की जा सकती है, मगर लेकिन डिबेट उससे करेंगे जो लाल किताब के पूरे एक चैप्टर से संबंधित बात करने की कोशिश करेगा। उपाय के लिए तो फिर आप रील बना के डालो, हम उसके लिए हैप्पी हैं। आपकी रील वायरल हो, आप बहुत तरक्की करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो अगर आप सच में वाकई सर ने जो चैलेंज दिया है, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं लाल किताब के विषय में, तो आप इस मंच पे सर के साथ वो डिबेट कर सकते हैं। मैं स्वागत करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी कोई दुश्मनी है, मैं ही चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं आती है मैं उस भाई से उस डिबेट के माध्यम से बिना फीस दिए मैं उससे कुछ सीखूं। क्योंकि देखो, जब हम टीचर बन जाते हैं ना तो हमें लगता है कि यार मैं इसकी क्लास में पढ़ने जाऊंगा या सीखने जाऊंगा तो मुझे बड़ा अजीब सा अकड़ फील होगा। मैं कहता हूँ कि वो भाई डिबेट करे, कुछ अपनी बातें बताएगा, तो मैं वो सीखना चाहता हूँ और हम भी सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही हम अगले पॉडकास्ट में आपसे कुछ और जानेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।